हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है बहुत मजेदार टॉपिक है और मैं समझता हूं कि इससे जो क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में बनता है। मैं ये नहीं कहता कि आपका 100% यूपी पुलिस के एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा, पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी चीज कितने प्रकार की होती है वो तो पूछा ही जाएगा। और मैं करीब आपके लिए पूरी हिंदी से छांट कर 55-56 प्रकार की चीजें लेके आया हूँ। कौन सी चीज कितने प्रकार की है। अगर आपने वाकई में ये टॉपिक्स पढ़े हैं तो आपको याद करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी और आपको याद होंगे, आधे से ज्यादा याद होंगे, ये मैं श्योर कह सकता हूँ आपसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत छोटा हमें ये वीडियो बनाना है ताकि सब लोग बड़ी गर्मजोशी से इसको पढ़ सके और याद कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए। पहला है वर्ण। वर्ण देखिए, पहले मैं वर्णमाला की बात करूंगा। वर्णमाला में बहुत सारी चीजें हैं तो उनको क्लियर कर लेते हैं पहले। तो पहला चैप्टर होता है वर्णमाला। तो वर्ण कितने हैं टोटल, अगर आपसे कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए पूरी वर्णमाला में तो 52। अगर आपसे स्वर और व्यंजन की संख्या पूछी जाए, स्वर और व्यंजन की, तो दोस्तों व्यंजन की संख्या 33 और स्वरों की संख्या 11। 11 और 33 44। फिर आप कहो जी और क्या रह गया। दोस्तों इसमें एक तो संयुक्त व्यंजन नहीं जुड़े हैं, 2 अयोगवाह नहीं जुड़े हैं, तो 4 संयुक्त व्यंजन है। छत्रज्ञ, क्षय, मैं आपके डाउट भी क्लियर करूंगा साथ में। और श्रेय, एक तो दो अयोगवाह अंग और ये आहा। तो ये 4 2 6 44 और 6 50 और 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं जिनको हम डे यहां नीचे बिंदी लगाते हैं और डे। तो ये टोटली आप देखोगे 33 11 44। 33 व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कभी पूछे, स्वरों की संख्या 11, अयोगवा पूछे तो 2 अंग और आहा और 2 उच्छिष्ट व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। इन सबको मिला के ये 52 बन जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या पूरी वर्णमाला में, तो आप 52 ही कहेंगे। ठीक है। 44 क्या है? स्वर और व्यंजन मिला के। ठीक है। आगे स्वरों की संख्या पूछी जाए 11, व्यंजनों की संख्या पूछी जाए 33, अयोगवा पूछे जाए 2, अंग और आहा। ठीक है। दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर कौन से होते हैं मैं पढ़ा चुका हूं, पूरी वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों। तो दीर्घ स्वर आप रट लीजिएगा कौन कौन से होते हैं, उसमें मैंने साफ साफ बताया। आ, बड़े जो होते हैं ये बड़ा ऊ। ठीक है। और ये जो इनको हम ये जो बोलते हैं ए, आई और ओ और औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वरों में आएंगे। ठीक है। इन सातों को हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, बिल्कुल आपको याद रहेंगे। देखिए मैं इस डिटेल को क्यों बता रहा हूं, डायरेक्ट ये संख्या ही ना पढ़ दूं दोस्तों। ऐसे तो पढ़ा हुआ लिखा हुआ बहुत जगह मिल जाएगा, जब तक डिटेल नहीं पता होगी तो कम से कम ये चीज याद नहीं रहेगी तो ये तो याद रख सकते हो कि हाँ कुछ ऐसा बताया था। तो दोस्तों इनको हम संयुक्त स्वर भी बोल देते हैं। ठीक है। ए, आई, ओ और औ को। लेकिन टोटली अगर बड़े स्वर पूछे जाएं, दीर्घ स्वर, जिनकी हम छंद में मात्रा गिनते हैं तो गुरु मात्रा इनकी गिनी जाती है, तो इनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है। तो ये 7 संख्या है इसकी। लघु स्वर कौन कौन से? इनका छोटा रूप ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रे ऋषि जो हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वो हो गए ये 4 लघु स्वर हो गए। क्लियर है ना आपको? स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, इसलिए छांट के मैंने आपके लिए लिखा था स्पर्श व्यंजन। दोस्तों ये रहे, इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। बिल्कुल वर्णमाला जान लीजिएगा आप। इनको फर्स्ट पूरा वर्ग, ये सेकंड वर्ग, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इनको हम क वर्ग, ठीक है, ये च वर्ग, ये ट वर्ग ऐसे। और इसको हम फर्स्ट प्रथमाक्षर, द्वितीय अक्षर ऐसे भी बोल देते हैं, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर और पंचमा अक्षर। इसको अनुनासिक भी बोलते हैं क्योंकि ये नासिक के वर्ड है। अनुनासिक नहीं, नासिक के वर्ड बोल देते हैं क्योंकि ये नाक से बोले जाता है। देखिए ये होता है जैसे अंगा, इया, तो नाक का ने में, तो जैसे नाक में कर बोल रहे हो आप, है ना, तो वो वाली नासिक के वर्ड भी बोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है ये रेले वे, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। और ऊष्मीय, इनको जब बोलोगे ना मुंह से गर्म हवा निकलेगी। ठीक है, इसलिए इनको ऊष्मीय बोलते हैं क्योंकि इनको बोलते हुए देखिए है ऐसे आ रही है अंदर से आवाज, जैसे खूब रगड़ के आ रही हो, और जब चीज रगड़ती है तो गर्म तो हो ही जाएगी, इसलिए ऊष्मीय व्यंजन। इसको अंतस्थ क्यों बोलते हैं? अंतस्थ क्योंकि ये अंदर से, ये जैसे जैसे हम उल्टियां वॉमिटिंग करते हैं तो ये ऐसे ही आते हैं ना, तो वो अंतस्थ हो गया। और क्षत्रज्ञ ये संयुक्त है ही क्योंकि ये
दो दो से मिलके बने हुए होते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ कौन सा किस किस से मिलके बना है, बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा सारी चीजें थोड़ी पढ़ा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, इनमें दो अर्धस्वर भी होते हैं, ये और वे, क्योंकि ये स्वरों के स्थान पर भी लग जाते हैं। जैसे हम लिखे कौवा, ठीक है, और कौवा को हम ऐसे भी लिख देते हैं तो ए के स्थान पे वे लग गया, ठीक है। महिलाएं आप लिखते हो, महिलाएं, महिलाएं आप ऐसे भी लिखते हो, और महिलाएं कुछ स्वर लगा के भी लिख देते हैं, कैसे, ऐसे। तो ये की जगह ये स्वर आ गए, ये तो स्वर ही है, ये ए तो स्वर ही था, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए इनको अर्धस्वर भी हम लोग बोल देते हैं। तो दो अर्धस्वर है, ठीक है। आगे आप आ जाइएगा, अब फिर से मैं आता हूं। उसमें व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन आप समझ गए हैं, स्पर्श व्यंजन 25 बिल्कुल आपको रट जाएंगे। अब उत्क्षिप्त व्यंजन 2 ये होते हैं ढ और ढ। अर्धस्वर कौन से होते हैं अभी बताया, ये और वे। आगत स्वर कौन से होते हैं, औ। ये कहाँ लगता है, जैसे हम डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर, तो इसको पता है क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर नहीं पढ़ते, डॉक्टर, ओ। ये जो ओ है ना, ये अंग्रेजी से आया है, ये हमारे यहाँ था ही नहीं, इसलिए इसको आगत बोला गया। तो अ हो गया आगत स्वर, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है आगत स्वर कौन सा, अ, ठीक। तो चलिए ये उन 11 में नहीं है, पर ये आगत है क्योंकि हमारी हिंदी में था ही नहीं, अंग्रेजी से आया। कॉफी, कॉफी हमारा शब्द है क्या, हमारा डॉक्टर नहीं था, चिकित्सक था, तो अंग्रेजी की वजह से हम ऐसा लिखने लगे, ठीक है। ये अ जो लगा ना, ये वाला, ये यही है। ऐसी कॉफी और भी बहुत सारी चीजों में आप देखोगे। तो अघोष और सघोष क्या होते हैं, बिल्कुल मैं आपको समझा दूं दोस्तों। भी मैंने 25 स्पर्श व्यंजन दिखाए थे, तो उसका जो फर्स्ट वर्ग था और सेकंड, यानी के नीचे के सारे और जो ख के नीचे के सारे, वो सारे अघोष में आएंगे। और कितने होंगे वो, 5 ये 5 ये 10, और तीनों से। देखिए सघोष है से, वो सॉरी अघोष है और से आएगा, तो सघोष में कभी मत करना से को, से सघोष ऐसे लगेगा, लेकिन ये अघोष में, याद रखना तीनों से अघोष में आते हैं, और दोनों फर्स्ट और सेकंड वो दोनों भी अघोष है, ठीक है। तो कितने अक्षर हो गए, 5 5 10 और 3 ये, ठीक है। उसमें से आगे तीनों, ठीक है। 13वां, ठीक है। उसमें व्यंजन कहेंगे से, तो ये है ही, कोई मूर्धन्य है, कोई तालव्य, ठीक है, वो आपको पता है कौन सा कैसे है। आगे देखिए दंतव्य, सॉरी तालव्य में नहीं कह रहा, सघोष घोष 31, ये कैसे हैं दोस्तों। अब देखिए थर्ड, देखिए ये तो हमारा अघोष है, फर्स्ट सेकंड, जो बच गया उसको घोष या सघोष कहते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बिल्कुल तीनों से को छोड़ दो तो अंतस्थ है भी तो बच गया उनमें, उनमें उसमें व्यंजनों में है बच गया, और स्वर, सारे स्वर सघोष में आते हैं, स्वर सघोष, ये बिल्कुल इजीली हो जाएगा। तो इनकी संख्या ज्यादा है, 15, 4 अंतस्थ, 1 ये, 15 4 19 और 1 20 और 11 स्वर, इसलिए ये 31 हो गई। क्लियर हो गई बात। अल्प प्राण क्या होते हैं, अब अल्प प्राण फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे, जिनको बोलने में बिल्कुल भी प्राण ना खिंचे, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण, ठीक है। और अंतस्थ और स्वर, ठीक है, अंतस्थ और स्वर। अंतस्थ क्या होते हैं, ये रेलेवे, और स्वर सारे, तो इसलिए 30 है। और महाप्राण जिनको बोलने में बहुत प्राण निकले, देखिए आप क्या बोलो ऐसे लगेगा जैसे यहीं रखा, और ख बोलो ख, जैसे अंदर से घेट फाड़ रहे हो आप, हैं घे, ऐसे बोल रहे हो। तो ये जो ख और घे वाले नीचे लाइन है ना, ख की और घे की, मैं दिखा देता हूं आपको, ख की और घे की, देखिए ख के नीचे की लाइन ही पूरी और घे के नीचे की पूरी लाइन, ये क्या है, बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा इनको बोलने में, ख छ ठ, इनको ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे जीभ पे ही रखे हैं, झ ढ, तो इन सब में बहुत ज्यादा जोर लगता है, इसलिए प्राण निकलते हैं, महाप्राण इनको बोलते हैं। और महाप्राण और क्या है जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, महाप्राण हम कहेंगे। और देखिए ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय, जब ऊष्मा निकली है तो खूब रगड़ मची है अंदर, खूब युद्ध चले, तो महाप्राण आप ऊष्मीय और सेकंड फिफ्थ बस ये रखेंगे। उसमें जैसे से अलग और है अलग हो गया, इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। 30 और 14 44, बिल्कुल 44 ही होते हैं स्वर व्यंजन मिला के, और ये स्वर व्यंजनों को ही बांटा गया, इसमें कोई संयुक्त व्यंजनों को और उनको नहीं बांटा जाता, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं संधि। संधि कितने प्रकार की, मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन और आपको पता है विसर्ग, ठीक है। और एक स्वर संधि कितने प्रकार की होती है आपको पता है ना, कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यण
स्वर संधि समझा रखी है मैंने अच्छे से। 5 प्रकार की समास भी आपको पता है कौन कौन से समास होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं ये अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। बिल्कुल सारे नाम हम रट लिए हैं। बाकी सारे समास एक एक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो तत्पुरुष समास है वो अपने आप में 6 प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, बस कारक जो होते हैं ना 8 प्रकार के, कर्ता को छोड़ दो, पहले वाले कारक को छोड़ दो और लास्ट का संबोधन हे राम हरे राम उसको छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, फर्स्ट लास्ट को, बीच के जो 6 बचे, क्योंकि कारक है 8 प्रकार के, वो 6 सारे तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, वो 6 प्रकार का समास तत्पुरुष समास वही होता है। करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, वो सारा, संबंध तत्पुरुष, वो सब आते हैं। कैसे छांटते हैं वो मैं सिखा चुका हूँ। तत्पुरुष का 10 मिनट का वीडियो देख लेना, इससे भी छोटा ही है ना, जो बढ़ाना हो। उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में दोस्तों? 22 होते हैं। मैं रटवा चुका हूं आपको, उनमें मैंने 21 बताए, तो एक उत और है, ये और ऐड कर सकते हो, उत्कर्ष है ना, इसको कोई ऐड कर लेता है। इनकी कोई गंती फिक्स नहीं, कोई किताब 19 भी देगी, कोई 20 भी देगी, कोई 21 भी देगी, कोई 22 भी। मैंने 21 प्रकार के बताए हैं, लेकिन कहीं एक आध किताब जो ऑथेंटिक किताब थी, मुझे लगा 22 प्रकार के उनमें दे रखे, तो मुझे आपको बता देना चाहिए। ठीक है, कोई निश्चित संख्या इनकी नहीं मान सकते, तो ऐसे पूछेगा भी नहीं कि उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं। ठीक है, जिस चीज पे डाउट है वो खुद नहीं पूछता है उसको। उपसर्ग हिंदी में ये भी कोई फिक्स नहीं है, पर हम फिर भी कह देते हैं। आपको संस्कृत से अलग भी है क्या? हाँ, जैसे कुपुत्र है, कुपुत्र कुपसर्ग है, इसमें कुपसर्ग संस्कृत में नहीं आता, ये हमने अपने पास से बनाए हैं, हिंदी ने जोड़े हैं। ठीक है, तो ये ऐसे उपसर्ग 13 है। ठीक है, आगे प्रत्यय की बात करता हूं। प्रत्यय सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। और जो स्त्री प्रत्यय होता है वो कोई मुख्यतः में प्रकार में नहीं आता। तो मुख्यतः क्रिया से बने प्रत्यय कृत प्रत्यय, और क्रिया के अलावा संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, अव्यय हो, उन सब प्रकार से जो बनेगा वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, पूरी पढ़ाऊंगा तो भाई वीडियो ही देख लो ना, फिर मैं इसको क्यों पूरा बताऊं। चलिए, कि भाई कृत क्या होते हैं, तद्धित क्या, आप बना के बताऊं क्या। लिंग कितने? 2 प्रकार के, 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब यहाँ पे संस्कृत तो है नहीं कि और नपुंसक लिंग भी बढ़ाएंगे हम, नहीं। लिंग हिंदी में 2 प्रकार के, वचन हिंदी में 2 प्रकार के। अब संस्कृत में जाएंगे तो 3 प्रकार, द्विवचन और आ जाता है, यहाँ एक वचन और बहुवचन, वहां द्विवचन और आ जाता है। ठीक है, कारक क्या होता है? कारक 8 प्रकार का, बिल्कुल रट लीजिएगा। विकारी कितने प्रकार के शब्द हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 प्रकार। अविकारी कितने पढ़ा चुका हूं मैं आपको, कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है। अब वे हो गए। ठीक है, और निपात कहो आप, निपात विस्मयादि का ही पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, बिल्कुल आपको रटने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी आप रट सकते हो, वो सब आपको मैं बता चुका हूं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, भाववाचक। ठीक है, टोटली 5 प्रकार की है संज्ञा। मुख्यतः रचना के आधार पर 3 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, इसमें आप ले सकते हो जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, बाकी 2 इसमें हटा दी जाती है। आगे सर्वनाम 6 प्रकार का बिल्कुल आपको रटा हुआ है, होना भी चाहिए। ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। विशेषण 4 प्रकार का बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। कर्म के आधार पर जिसमें कर्म आए वो सकर्मक, जिसमें कर्म ना आए वो अकर्मक। तो कर्म के आधार पर कहो या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, तो इस पे कहोगे 2 प्रकार के। ठीक है, और क्रिया अर्थ के आधार पर या क्रिया के उपभेद भी हम बोलते हैं, जो हमारी आती हैं कौन कौन सी, जैसे द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, वो 6 प्रकार हैं टोटल। ठीक है, वाच्य टोटल 3 प्रकार का होता है, आपको पता है कौन कौन सा। भाव, एक तो सबसे पहले कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, क्रिया विशेषण भी टोटली 4 प्रकार का, अभी जस्ट वीडियो बनाया था अव्यय का, उसमें पूरी तरह से क्रिया विशेषण को समझाया। संबंध बोधक अव्यय टोटली 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर उनको हम नहीं पढ़ते हैं, इतना ज्यादा कोई नहीं पूछता है। ठीक है, समुच्चय बोधक भी 2 प्रकार का होता है, बिल्कुल ऐसे संख्या आप रट सकते हो। विस्मयादि बोधक का कोई टाइप, कोई प्रकार नहीं पूछ सकता, और ना कोई इसकी संख्या निश्चित होती है। ठीक है,
आगे हम काल की बात करते हैं। फिर हमने विस्मयादिबोधक क्यों लिखा, क्योंकि आप कहोगे कि जी वो अव्यय तो आपने बताया ही नहीं, तो इतना तो ख्याल मैं भी रखता हूँ आपका, क्या मुझे लिखना ही ना पड़े, पर मैं लिखूंगा जरूर। मुझे जब भाई किताब में देखो ना, आप किसी में बताया हो तो मुझे बताओ, विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं होता। ठीक है, ये सारा कलेक्शन एक जगह दिया है मैंने, ताकि आप लोग अच्छे से रट सको और मैं साथ साथ रटवा भी सकूं आपको। काल टोटली 3 प्रकार का होता है, बिल्कुल आपको पता है कौन कौन सा। एक तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सब पता है आपको। वर्तमान काल टोटली 5 प्रकार का, अभी काल का वीडियो बनाया, जस्ट देख लीजिएगा, सारी पहचान बहुत जबरदस्त तरीके से कराई है आपको। वर्तमान काल आपने पहले 3 प्रकार का बताया था, बिल्कुल मुझे भी कई किताबों ने 3 ही बताया था, मैं क्या करता दोस्तों, मुझे वो किताब की बात सच लगी। क्योंकि देखो, आसन्न भूत कहो या पूर्ण वर्तमान कहो, दोनों बात एक ही है, तो कोई किताब उनको अलग अलग रख लेती है, कोई एक जगह मिला देती है। लेकिन जब ज्यादा एग्जाम्स में और सब में देखा तो 5 ही सही माना है सबने। ठीक है, इसलिए आप 5 ही रट लो, 3 मत रटो, इसलिए मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, तो भूतकाल 6 प्रकार, ये तो इतना ही बताया था। भविष्य काल 3 प्रकार, रट लीजिएगा। विराम चिन्ह अगर कोई पूछे कितने प्रकार का, तो कोई गिनती नहीं है, मत कोई पूछेगा भी नहीं, सिर्फ यूं तो पूछ सकता कि ये वाला विराम चिन्ह बताओ क्या है, निर्देशक चिन्ह है क्या है, तो ये निर्देशक चिन्ह होता है। ये छोटा वाला ये लगा हो माइनस, तो ये योजक चिन्ह होता है। तो वो सारी बात, ये क्या चिन्ह होता है, ये विवरण चिन्ह होता है, तो ऐसे पूछता है विराम चिन्हों में। ठीक है ना। रस, रस टोटली 9 प्रकार के, अगर आपसे कोई पूछे रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। भरत मुनि के अनुसार अगर रस पूछे जाए तो 8 प्रकार का हो गया। आप 9वां रस है शांत रस, वो बाद में जुड़ा है। आप कहो सूरदास जी ने भी 10वां जोड़ दिया है, 11वां है वात्सल्य रस या भक्ति रस भी जुड़े हैं, बाद में 11 हो जाने चाहिए। दोस्तों, अगर सब कुछ मिला के पूछे तो आप 11 क्या और भी एक आध बना दोगे, लेकिन जो फेमस है रस कितने प्रकार के होते हैं, 9। ठीक है, तो आप यही लगाएंगे आप। ठीक है, स्थायी भाव रसों के आधार पर ही माने गए हैं, उतने ही होंगे जितने रस होंगे। ठीक है, रस के अंग, क्योंकि हर रस का स्थायी भाव होता है, आपको पता है। ठीक है, किस रस का क्या स्थायी भाव है, अगर ये नहीं पता है तो आप हिंदी पढ़ क्यों रहे हो। रस के अंग कितने, 4, जो हम स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और ये जो सब बोलते हैं ना संचारी भाव, ये टोटल इनको बोलते हैं रस के अंग। ठीक है, विभाव, अब विभाव उनमें कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, विभाव 2 प्रकार का होता है, कायिक सात्विक आपने सुना होगा। ठीक है, तो आगे सात्विक भाव, अपने आप में सात्विक भाव कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल रट लीजिएगा दोस्तों। संचारी भाव, ये संख्या पूछ ली जाती है, रस की थोड़ी मुश्किल पड़ेगी याद करनी, मुझे पता है, ये इनमें तुम अटकोगे। ठीक है, इसलिए इनकी थोड़ी लिख के प्रैक्टिस कर लेना, मुझे पता बच्चा कहाँ अटकता है, इतना तो जानता हूं यार। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, बिल्कुल आपको पता है, वियोग में और एक जो मिलन होता है उसमें। ठीक है, तो अनुभाव, अनुभाव 4 प्रकार का होता है, बिल्कुल आप इसको भी रट लीजिएगा, ये रस का ही अंग था, यहाँ छूट गया, ऊपर बताना चाहिए था। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, आपके अलंकार तो बहुत सारे हैं, 3 क्यों बता रहे हो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, एक होता है उभय अलंकार। दोस्तों, शब्दालंकार की तो फिर भी आप गिनती कर सकते हो, भाई यमक शिलेश सब इसमें आता है, अनुप्रास, हालांकि इसमें भी बहुत सारे होते हैं, पर अर्थालंकार तो 100, 200, 400 जितने क्या उतने आ जाएंगे। ठीक है, तो इनमें इनके पार्ट बहुत है, जो उपमा उत्प्रेक्षा सब इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थालंकार, उभय अलंकार तो हमने पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो बस याद रखो 3 प्रकार का होता है अलंकार। छंद कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कैसे, कौन कौन से छंद होते हैं दोस्तों, आपको पता है, एक सममात्रिक, एक होता है अर्धसम। ठीक है, अर्धसम मात्रिक, और एक होता है, सॉरी, एक तो मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक तो उसी का पार्ट है, मात्रिक छंद, एक होता है वार्णिक छंद, और एक होता है मुक्तक छंद। 3 प्रकार का छंद होता है। मात्रिक अपने आप में कितने प्रकार का, आपने 4 गीत हरी 4 ही तो पढ़ाए हैं दोस्तों, इनकी गिनती नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए ऐसे कोई नहीं पूछेगा मात्रिक कितने प्रकार का, मैंने तो इंपॉर्टेंट छांट के पढ़ाए हैं। ठीक है, वार्णिक कितने प्रकार, गिनती नहीं है, सिर्फ आप पढ़ो, छंद पूछेगा कितने प्रकार के, तो ये 3 प्रकार के। ठीक है, अलंकार हिंदी का आभूषण होता है, रस हिंदी में आनंद होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अलंकार का और कुछ अर्थ नहीं है, वो बस उस भाषा को अलंकृत कर रहा है, सजा रहा है, उस पर गहने पहना रहा है। अलंकार, आभूषण या गहना,
आप कह सकते हो। मात्रिक छंद, मैंने यही बात लिखी है कि मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है, नहीं पूछेगा कोई। वार्णिक छंद कितने प्रकार का, नहीं तो दिखा दो कहीं क्वेश्चन पूछ रखा हो कहीं भी, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, ठीक है। बस यूं को पूछ सकता है छंद कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको रट भी गया होगा, पसंद भी आया होगा, और आप जो वीडियो के साथ करना चाहो शेयर लाइक जो भी तुम्हारा मन करे वो करो, क्योंकि ये वीडियो अब आपका है, मेरा नहीं है। मैंने जितनी मेहनत से बनाया आपको दे दिया है, आपको लगता है कि आपको फायदा होगा तो करिए जो कुछ करना है। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है।